नमस्कार। आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा जो भौतिक विज्ञान के अध्ययन की है। मैं प्रदीप बहुगुणा, राजकीय इंटर कॉलेज सोडा सरोली से भौतिक विज्ञान प्रवक्ता आपके साथ पिछले कुछ समय से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर बातचीत कर रहा हूं। पिछले सत्र में हमने कूलाम के नियम को जाना था, उस पर चर्चा की थी और आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए कूलाम के नियम पर और बातचीत करेंगे और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रिय छात्रों, पिछले सत्र में हमने कूलाम के नियम से परिचय स्थापित किया था और यह जाना था कि कूलाम का नियम हमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की भांति एक दृष्टि देता है कि जिस प्रकार न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करता है, उसके गणना करने के लिए हमें सूत्र देता है या उस बल के बारे में बातचीत करता है, उसी तरह से कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल की बात करता है। और ये विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, ये भी हमने बातचीत की थी। तो कूलाम का नियम क्या था? पुनरावृत्ति के लिए मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं। F is equal to 1/4 pi epsilon naught K into Q1 Q2 upon R square। ये पिछले सत्र में हमने इसकी स्थापना की थी, जहां पर F आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, Q1 Q2 वो दो आवेश हैं जिनके बीच में हम बल की गणना कर रहे होते हैं, और R उन बलों के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की वैद्युतशीलता है और K इनके बीच में यानी आवेशों के बीच में रखे गए जो भी माध्यम है इनके बीच में, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। लेकिन ये जो नियम है, ये नियम हमें इसके अभी परिमाण की ही जानकारी दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं बल कैसी राशि है। आप जानते हैं राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो बल हम जानते हैं कि बल एक प्रकार की सदिश राशि है, तो जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी हमें होनी आवश्यक है। तो दिशा की जानकारी के लिए हम इसी जो सूत्र है या कूलाम का जो ये नियम है, इस नियम को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। जिसको हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। मान लिया Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो अगर हम, और ये भी हम मान लेते हैं कि ये दोनों आवेश फिलहाल एक ही प्रकृति के हैं यानी सजातीय हैं। अगर दोनों आवेश धनावेशी हैं या दोनों ऋणावेशी हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनमें जो बल लगेगा Q1 पर इस Q2 के कारण बल लगेगा और Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा। तो Q1 पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, इस दिशा में हम उसको कह सकते हैं। और उस बल को हम किससे निरूपित करेंगे, F12 से। यहां पे हमने F12 क्यों लिखा, क्योंकि ये आवेश एक पर
1 और 2 हमने आवेशों के नंबर दिए हैं, इनको क्रमांक दिया है। आवेश 1 पर लगने वाला बल है और आवेश 2 के कारण लगने वाला बल है, इसलिए पहले हम 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, F12। इसी प्रकार अगर हम Q2 आवेश पर देखें तो चूंकि ये आवेश इसको भी प्रतिकर्षित कर रहा है तो इस पे बल इस दिशा में लगेगा और जिसका मान होगा F21। इसके नोटेशन का या इसके प्रतीक का तरीका भी वही है। F21 क्या प्रदर्शित करता है कि आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल। तो यहां तक तो अभी कोई विशेष समस्या हमें उत्पन्न नहीं हुई कूलम के नियम को समझने में या सदिश रूप में लिखने के लिए। हम क्या करेंगे, इसकी जानकारी लेने में हम क्या करेंगे कि अगर हम F12 की बात करें सदिश रूप में, F12 कितना होगा, यानी दिशा सहित इसका परिमाण या इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका सदिश रूप क्या होगा। तो पहले तो हमें किसी भी सदिश को कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं, उसमें कितने भाग होते हैं, इसको समझना होगा। मान लिया हम किसी भी सदिश की बात करते हैं तो सदिश के मुख्यतः 2 भाग में हम उसको व्यक्त करते हैं या 2 चीजों के कॉम्बिनेशन के रूप में उसको हम समझते हैं। एक तो होता है उसका परिमाण और प्लस दिशा। परिमाण और दिशा दोनों को मिलाकर इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही हम सदिश का पूरा निरूपण करते हैं। तो जब हम परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण तो हमने पहले भी जान लिया था कूलॉम के नियम से, सिंपल, कि F इज इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां पर थोड़ा सा सावधानी R के मान को लिखने में करनी है। अब हम इस R को देखें अगर 1 2 के संबंध में, तो 1 से 2 की ओर जाने में कितनी दूरी या विस्थापन है, इसको हम क्या कहेंगे, R21। R21 क्यों कहा, इसको हम कक्षा 11 के अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं कि मान लिया Q1 इस बिंदु पर है, Q2 इस बिंदु पर है और किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष इनकी जो दूरियां हैं क्रमशः Q1 की R1 है, Q2 की R2 है। तो इनका जो ये विस्थापन सदिश, ये जो R21 यहाँ पे दिखाया गया है, इसको क्या कहेंगे हम, 1 से 2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर जाने के लिए विस्थापन सदिश। तो इस विस्थापन सदिश का मान कितना होता है जिसको हम R12 से प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये ध्यान रहे 1 2 न कहकर हम जिस बिंदु की ओर जाते हैं पहले उसे प्रदर्शित करते हैं, यानी 2 1। अब ये जो R21 होता है ये क्या होगा, इस O यानी निर्देश बिंदु के सापेक्ष अगर हम ज्ञात करें तो ये R2 माइनस R1 के परिमाण के बराबर होगा, जिसे हम कह सकते हैं R21। तो दूरी यहां पे क्या हो जाएगी, R21 दूरी हम लेंगे उसका स्क्वायर, क्योंकि R21 क्या है, 1 से 2 की ओर जाने के लिए या 1 से 2 के लिए विस्थापन सदिश हमारा है। अब ये तो हुआ इसका परिमाण। दिशा की जानकारी के लिए इसी के साथ हमें इसकी दिशा को भी व्यक्त करना जरूरी है। तो जब हम इसकी दिशा की बात करेंगे तो इसकी दिशा किधर है, हम देख रहे हैं 1 से 2 की ओर है, यानी इस दिशा में है। ये अभी हम 2 1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 2 की बात कर रहे हैं। तो 1 2 को हम इंगित करेंगे, इसकी ये दिशा हमें दिखाई दे रही है। तो यहां पर ये दिशा व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, दिशा को आप जानते हैं किसी भी वेक्टर r अगर हम ले रहे होंगे तो वेक्टर r को हम उसके परिमाण r तथा उसकी दिशा में किसी इकाई सदिश जिसको हम कैप लगा के लिखते हैं। कोई भी वेक्टर 2 राशियों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें उस वेक्टर का परिमाण और उस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। जैसे मान लिया हम लिखते हैं 5
मीटर पूरब की ओर। तो 5 मीटर पूरब की ओर में 5 मीटर परिमाण हो गया, और पूरब दिशा में इकाई सदिश से हम उसको गुणा करके लिख सकते हैं। इकाई सदिश के ऊपर हम इस तरह का कैप लगा के नोटेशन करते हैं। तो यहां पर दिशा को व्यक्त करने के लिए परिमाण तो हमने ये ले लिया, ये जो पूरी राशि है ये F12 का परिमाण ही है। इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए हम इसकी दिशा में F12 की दिशा में इकाई सदिश से इसमें गुणा कर देंगे, जो हमने जिसको कहा है क्या, R21। ये इकाई सदिश। तो ये हमारा F12 हो गया, यानी आवेश Q1 पर लगने वाला बल का सदिश मान हो गया कूलाम के नियम के अनुसार। इसी प्रकार अगर हमें F21 का मान ज्ञात करना होगा, तो चूंकि बलों के आवेशों के परिमाण क्या है, समान है, इसलिए परिमाण तो इसका भी वही होगा Q1 Q2 अपॉन, लेकिन यहां पर दूरी परिवर्तित हो जाएगी, यानी दूरी का जो पहला बिंदु है वो दूसरे बिंदु से परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे दूरी R12 हो जाएगी, और R कैप 12 इसकी हम क्या कर देंगे, इकाई सदिश से गुणा कर देंगे। यहाँ पे R कैप 12 क्या करता है, इस बल की दिशा में एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। मैं फिर से इसे स्पष्ट कर दूं कि ये जो पार्ट है, ये भाग इस बल के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, और ये भाग, ये जो इकाई सदिश है, ये इसकी दिशा में किसी एक एकांक सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। ये एकांक सदिश, इसका मान इकाई सदिश होता है। इकाई का मान यानी इसका परिमाण अगर हम लेंगे तो इसका परिमाण 1 होता है, और हम जानते हैं कि 1 से अगर किसी चीज को गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो भाग है जिसको हम कैप लगा के लिख रहे हैं, ये भाग हमारे बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया गया इकाई सदिश है। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब हम आगे इसी पे चर्चा करते हुए कूलाम की परिभाषा को तय करने का प्रयास करेंगे कि कूलाम जो राशि है यह मात्रक है। राशि और मात्रक अलग अलग होते हैं। हमारी जो भौतिक राशि है वो है आवेश, और इस भौतिक राशि को मापने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग कर रहे हैं वो मात्रक है कूलाम। ये एक कूलाम क्या है, इसका क्या परिमाण हो सकता है, यह एक कूलाम को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ये हम यहां पर इसकी परिभाषा को स्थापित करेंगे। तो हम जानते हैं कि कूलाम का नियम है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने इसको परिमाणात्मक रूप में लिखा है। हमें मान निकालना है एक कूलाम का, या एक कूलाम को हमें व्यक्त करना है पारिभाषिक रूप में। तो हम यहां पर ले लें कि यदि Q1 और Q2 दोनों आवेश बराबर हों और वो एक कूलाम के बराबर हों, यानी प्रत्येक का मान एक कूलाम हो, तो क्या होगा। और साथ ही एक चीज और लेते हैं कि इनके बीच में जो माध्यम है, माध्यम निर्वात या वायु है, तो निर्वात या वायु के लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये मान अगर हम इसमें रख दें, इनके बीच की दूरी भी हम क्या ले लें कि इकाई दूरी पर रखे हुए हैं, यानी 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं क्या होता है, 9 गुणा
10 की घात 9 होता है। k का मान भी 1 है, तो इस पूरी राशि का मान 9 गुणा 10 की घात 9 ही रहेगा, इंटू Q1 Q2 क्या हो जाएंगे, एक एक कूलम हम पहले ले चुके, तो उनका मान भी एक एक हो गया, यानी 1 गुणा 1 और बटे जो दूरी है वो दूरी भी हमारी एक ही है, तो 1 का वर्ग यानी 1 ही रहेगा। तो इस अवस्था में हम देखेंगे कि जो बल लग रहा है इनके बीच में वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल लग रहा है। क्या किया हमने कि हमने इस सूत्र का प्रयोग करते समय ये मान लिया कि दोनों आवेश कितने माने, प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम, उनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर, उनके बीच में जो माध्यम है वो निर्वात या वायु माना, इसीलिए k को 1 लिया। तो ऐसी अवस्था में हमें जो उनके बीच में बल का मान प्राप्त हुआ वो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। तो इसे हम कह सकते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच में, कैसे आवेशों के बीच में, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए और कैसे रखे हुए, निर्वात या वायु के माध्यम में, जिनके बीच में क्या है, निर्वात या वायु माध्यम हो। तो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो आवेशों के बीच में यदि 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का वैद्युत चुंबकीय बल, अब अगर आवेश सजाते हैं तो प्रतिकर्षण बल, विजातीय हैं तो आकर्षण बल, तो वैद्युत चुंबकीय बल लगता है, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम होगा, प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम होगा। ये होगी कूलम की परिभाषा। तो इसे हम व्यक्त कर सकते हैं कूलम की परिभाषा को पारिभाषिक रूप में कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजातीय आवेशों के बीच यदि कितना बल निकल के आया था, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का विद्युत प्रतिकर्षण बल हो। क्योंकि हम सजाती यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए प्रतिकर्षण बल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आवेश की प्रकृति नहीं लिख रहे हैं तो हम विद्युत चुंबकीय बल उसको लिख सकते हैं, और वो दोनों प्रकार का हो सकता है। विद्युत प्रतिकर्षण बल लगे तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम होता है। यानी निर्वात या वायु में रखे 1 मीटर की दूरी पर दो सजातीय आवेशों के बीच यदि 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल लगता है तो क्या होगा, इसका मतलब कि उनमें से प्रत्येक आवेश का मान क्या है, 1 कूलम है। तो ये हुई कूलम की परिभाषा। अभी हम विचार कर रहे थे, अभी तक जो भी हमने कूलम के नियम पर विचार किया, ये दो आवेशों के मामले में किया कि हमारे Q1 और Q2 दो आवेश हैं। लेकिन अगर किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हों तो हम किसी एक आवेश पर आरोपित बल या कुल परिणामी बल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से समस्या का उल्लेख कर देता हूं। अभी तक हम केवल दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात कर रहे हैं कूलम के नियम के अंतर्गत। लेकिन कोई निकाय है, मान लीजिए कि जिसमें दो से अधिक यानी अनेक आवेश हैं, उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, इसके लिए एक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जो कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, और ये देता हमें अनेक
आवेशों के निकाय से संबंधित अध्यारोपण का सिद्धांत। या बहुल आवेशों के निकाय पर बल, फोर्स ऑन या कूलॉम फोर्स ऑन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेज और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम इसको जानते हैं, जिस सिद्धांत के आधार पर हम इसकी गणना करेंगे। तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं, एक निकाय ले लेते हैं जिसमें मान लिया क्या है, अनेक आवेश हैं। सपोज कीजिए एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा Q3 है, ऐसी चौथा, हमारा पांचवा, छठा, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तो एक आवेश Qn है इसमें, और इनकी दूरियां क्रमशः हम उसी हिसाब से नोटेशन करेंगे। Q1 की जब हम बात करेंगे तो इसकी क्या होगी, Q1 से Q2 की दूरी R21। ये अभी हमने जो सदिश रूप कूलाम के नियम का लिखा था उसमें जिस तरह से नोटेशन दूरियों किया था, उसी आधार पे हम इसमें भी कर रहे हैं। Q3 से R31 ऐसे इससे हो जाएगी Rn1। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम समझेंगे। पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि अनेक आवेशों का जो निकाय है, स्थित किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के निकाय में स्थित किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत चुंबकीय बलों का परिणामी या परिणामी विद्युत चुंबकीय बल उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग माने वेक्टर सम। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत हमें बताता है कि मान लिया हमने आवेश Q1 पर इन अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का कुल परिणामी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि हर बल के द्वारा आवेश Q1 पर लगे, हर आवेश के द्वारा आवेश Q1 पर लगे बलों को अलग अलग निकाल के उनका योग कर देंगे। तो कुल मिला के हम इसमें कह सकते हैं कि F जो लगेगा यहाँ पर Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 पर बल, परिणामी बल, परिणामी बल क्या होगा, उसको हम कहते हैं F। Q1 से Q2 के बीच में लगने वाला बल यानी F12, F13 तीसरे के साथ लगने वाला यानी आवेश 3 से के कारण 1 पे लगने वाला, F14 अगर चौथा आवेश है, पांचवा है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। जितने भी आवेश होंगे सबको एंड सो ऑन करके मैं दिखा दे रहा हूं। और F कहां तक, N1 तक। यहां ध्यान रहे कि नोटेशन हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, क्योंकि आवेश 1 पे लग रहा है तो 1 2 1 3 1 N 1 5 1 6 ये बताता है कि 1 नंबर यानी Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण, 2 नंबर के द्वारा या किसी भी अन्य नंबर के द्वारा। तो इन सभी बलों का जो सदिश योग यानी वेक्टर सम हम करेंगे वो हमें दे देगा कि इस आवेश Q1 पर
कुल परिणामी बल कितना लगता है। तो आज के लिए हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। अगली कक्षा में, अगले सत्र में आगे की चर्चा करेंगे।